हाउ आर यू। फर्स्ट ऑफ ऑल अब बताओ कि आपका पेपर कैसा रहा क्लास 12th का इंग्लिश का। तो आज हम उसी बारे में कुछ करने वाले हैं डिस्कशन। तो आज हम करने वाले हैं सेट 142 सेट 2 है ना, सेट 2 उसका भी 1-4-2 का पैसेज एंड एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन का सॉल्यूशन है ना। क्वेश्चन आंसर तो आपने अपने मन से किए होंगे तो उसका सॉल्यूशन तो होगा नहीं, तो पैसेज एंड एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। तो आज हम लेके आए हैं सॉल्यूशन, तो आप अपना जो आंसर है उसको चेक कर सकते हैं इस वीडियो से। तो आपको ये दिए गए थे मतलब नॉर्मल इंस्ट्रक्शन, प्लीज चेक डेट द क्वेश्चन पेपर कंटेंट 30 क्वेश्चन, क्यूपी कोड नंबर गिवन द राइट एंड हैंड साइड द क्वेश्चन पेपर ना। तो ये सारे क्या थे, इंस्ट्रक्शन थे, आपको उसको अच्छे से पढ़ लेने थे ना। 15 मिनट आपको लगते हैं, मतलब आपको दिए जाते हैं पेपर पूरे पढ़ने के, और उसके बाद आपको अपना पेपर लिखना लिखना स्टार्ट कर देना होता है। तो आपको ऐसे इंस्ट्रक्शन दिए गए थे कुछ, है ना, जिसे कहते हैं जनरल इंस्ट्रक्शन यानी कि सामान्य निर्देश। अब आते हैं अपने सेक्शन ए पर, जो कि था हमारा रीडिंग स्किल्स। तो ये आपका जो मैसेज था वो ओवरऑल था कि पेरेंट्स का चिल्ड्रन के प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए ना, पेरेंट्स का अपने बच्चों के प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए, है ना, कि पेरेंट्स चिल्ड्रन को हमेशा डांटते रहते हैं। तो उसी से संबंधित आपके पास क्वेश्चन आए थे इस पैसेज से, है ना। तो ये आप क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं। लिखा हुआ है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद एन अप्रोप्रिएट वर्ड, वी एंड अप स्क्रीमिंग एंड डोल आउट पनिशमेंट इन द एबव सेंटेंस द ऑथर क्रिटिसाइज द अप्रोच ऑफ द पेरेंट्स। अब देखो, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद एन अप्रोप्रिएट वर्ड, यानी कि आपको इस सेंटेंस में सबसे अच्छा शब्द जो लगे आपको वो भरना था। तो आपको लाइन दी गई थी, उसकी ही बेस पर आपको अपना वर्ड लिखना था। लिखा हुआ है वी एंड अप स्क्रीमिंग एंड डॉल आउट पनिशमेंट, यानी कि हम बच्चों को डांट देते हैं, उसके बाद उनको क्या देते हैं, पनिशमेंट दे देते हैं। तो इससे इस सेंटेंस से आपको क्या लग रहा है कि जो कह सकते हो ऑथर है वो पेरेंट्स से किस अप्रोच को मतलब कह रहा है, क्रिटिसाइज कर रहा है, यानी कि किस अप्रोच को कह रहा है बहुत गंदी अप्रोच है ये पेरेंट्स की। तो देखो इसमें आप लिख सकते हो रूड अप्रोच, यानी कि बहुत ज़्यादा रूड है बच्चों के प्रति, या लिख सकते हो आप बैड अप्रोच, है ना। तो ये दोनों अगर आपने किसी और वर्ड लिखा है, यानी कि जो आप संबंधित है कि पेरेंट्स का अपने बच्चों के प्रति कह सकते हो रूड व्यवहार, यानी कि बहुत गंदा व्यवहार, है ना, जिनको क्या डांटते रहते हैं और उनको मारते रहते हैं। तो आपको इसमें रूड या फिर बैड या फिर कह सकते हो कि एब्यूजिंग, है ना, एब्यूजिंग नहीं, एब्यूजिंग वाला होता है गाली वाला। तो आप रूड बैड है कि उससे इंटरेक्टिव वर्ड लिख सकते थे इस लाइन से, है ना, कि पेरेंट्स का व्यवहार कैसा है अपने बच्चों के प्रति, काफ़ी ज़्यादा रूड है ना, काफ़ी ज़्यादा रूड है, क्या है, रूड। ओके, तो इस क्वेश्चन में जो सबसे अप्रोप्रिएट वर्ड मुझे लगा तो वो रूड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, रूड, रूड ना, रूड, क्योंकि इसका मतलब होता है कि बच्चों को डांट रहे होते हैं पेरेंट्स, है ना, उसके बाद उनको मतलब मार भी देते हैं, पीट भी देते हैं। तो इस पूरे वर्ड से, लाइन से बताते हैं ऑथर कि वो उनका जो रूड बिहेवियर है, मैं उनकी बिल्कुल मतलब सराहना नहीं करता, और मैं उनकी बुराई भी करता हूँ उस रूड बिहेवियर की पेरेंट्स की। ओके, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो आपको ये इसमें Q&A क्वेश्चन आंसर था, तो इसका आंसर आप खुद जानते होंगे, तो मुझे कोई मुझे नीड नहीं है बताने की। आज क्वेश्चन नंबर 3 पर देखो, इन द लाइन व्हाट विल ब्लूम विल डिपेंड ऑन द सीड्स वी नर्चर, व्हाट सीड डज द ऑथर रेफर टू, यानी कि इन द लाइन व्हाट विल ब्लूम विल डिपेंड ऑन द सीड्स, यानी कि ये निर्भर उसमें करता है जैसा हम सीड्स बोएंगे। अब यहाँ पे सीड्स यानी कि बीज, तो हिंदी कहते हैं बीज, तो कैसे बीज की बात कर रहा है ऑथर इसमें, सीजनल सीड्स, सोसाइटल न्यूज़, पेरेंटल एटीट्यूड, वैल्यूज एंड इमोशंस। देखो अगर आप पैसेज में आते तो आपको मिल जाता ये कैसे कीवर्ड। देखो लिखा हुआ है यहाँ पे बुद्धिस्ट जैन मास्टर थिक नहट हंग put it beautifully when he described how each child has both negative seeds of anger, despair, hatred, fear, and violence, and wholesome seeds of love, happiness, compassion, forgiveness. According to him, what will blossom depends on the seeds we nurture. देखो अब इसमें आपको बताना है किस सीड्स, आपको अगर समझ में आया होगा वो लाइन, तो बताते हैं कि जैसे हम उनमें पेरेंटल एटीट्यूड,
यानी कि जैसे पेरेंट व्यवहार करेंगे बच्चों के साथ वैसा ही वैसे ही वो ग्रो करेंगे, है ना। तो सीजनल सीड्स तो होगा नहीं, सोसाइटल न्यूज़ भी नहीं होगा, वैल्यूज एंड इमोशन भी नहीं होगा। इसमें मेनली कहा गया है कि जैसा पेरेंट अपने बच्चों के प्रति व्यवहार करेंगे वैसा ही चिल्ड्रन रिस्पॉन्स करेंगे उनकी बातों का, ना। तो इसमें राइट ऑप्शन होगा आपका सी, पेरेंटल एटीट्यूड। काफ़ी ज़्यादा ईजी क्वेश्चन था ये, है ना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 भी आप क्वेश्चन आंसर वाला था, 5th वाला आपका क्वेश्चन आंसर वाला था। 5th पे आते हैं, लिखा हुआ है इन पैराग्राफ 5 इन व्हाट वे डज दिस अप्रोच डिफर फ्रॉम द अर्लियर अप्रोच। देखिए 5 पे आते हैं, क्वेश्चन 5 पैराग्राफ 5 क्या है, देखो। This approach is not merely about noticing when the child is being good, it is about recognizing the child's worth at every step. It's about acknowledging energy and believing that she has great qualities, which are being identified and validated by the parents at every step. He realizes that there is no point choosing negativity and there are no payoffs. So start building your children's inner wealth. There is nothing to lose. देखो, आप बताना है आपको इस क्वेश्चन में, कि बताना है आपको हाँ, इन पैराग्राफ 5 इन व्हाट वे डज दिस अप्रोच डिफर फ्रॉम द अर्लियर अप्रोच। देखो पैराग्राफ 5 के अगर हम पीछे जाएं तो लिखा था उसमें कि हम बच्चों को डांटते हैं रहते हैं, उनसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमेशा अच्छा ही करें, है ना, वो हमेशा फर्स्ट आएँ, वो हमेशा टॉप करें, है ना। तुम ऐसे अपने जो चिल्ड्रन से एक्सपेक्ट करते हैं। बट पैराग्राफ 5 में ऑथर कहता है कि हमें चिल्ड्रन को हमेशा ये बताना चाहिए कि आप अपने अंदर विश्वास रखो, आप अपना अच्छा कर सकते हो। देखो लिखा हुआ है, लिखते हैं, देखो लिखा हुआ है नोटिसिंग व्हेन द चाइल्ड, नोटिसिंग करो, ना कि उसको डांटो, है ना, उस पर बहुत ज़्यादा वो दे दो प्रेशर की वो। तो इसी वजह से क्या होता है बच्चे, इस वजह से बच्चे क्या करते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, है ना। तो इसमें बहुत ज़्यादा कह सकते हो कि सोसाइटल कह सकते हो इन्फॉर्मेशन दी गई इस पैसेज में। तो आपको ये लिखना था कि अगर हम 5th की पहली मैसेज पढ़ें तो उसमें बताया गया है कि पॉजिटिव नेगेटिव बिहेवियर दिखाया गया है चिल्ड्रन का। बट क्वेश्चन 5 में अगर हम जैसे पैसेज 5 में आ जाएं तो बताया गया है इसमें कि हमें पेरेंट्स को हमेशा चिल्ड्रन को क्या करना चाहिए, नोटिस करना चाहिए। क्या करना चाहिए बेटा, नोटिस, कि वो उनकी जो टैलेंट है उनके अंदर का उनको पहचानना चाहिए चाइल्ड्स का, है ना, चिल्ड्रन का, कि वो अपने आप में ही अच्छा है, उसकी हमें खूबियत है उसको पहचानना चाहिए। और पेरेंट्स को उसका हर एक स्टेप पे वैलिडेशन बनने की सपोर्ट करना चाहिए, है ना। तो लिख सकते हो आप कि 5th पैराग्राफ में क्या करना है, ऑथर कहना है कि पेरेंट्स नीड टू बी सपोर्टेड, नॉट बी ऑल टाइम एंग्री एंड प्रेजिव, है ना। हमेशा पेरेंट्स को हमेशा ये नहीं कि गंदा है बच्चा, ये हमेशा ये नहीं कि अच्छा बच्चा है, हमेशा कह सकते हो न्यूट्रल रहे। क्या रहे बेटा, न्यूट्रल, क्या रहे बच्चों, न्यूट्रल, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, यानी कि हर एक स्टेप पे अपने पेरेंट्स अपने बच्चों का सपोर्ट करें। बस ये था इस पैसेज में। क्वेश्चन नंबर 5 मार्क कर लिया है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं, लिखा हुआ है यू select the option that can be classified as qualifying appraise as explain the passage। यानी कि आपको बताना है किस ऑप्शन में ये बताया गया है क्वालिफाइंग अप्रेज, यानी कि कह सकते हो अपनी बढ़ाई की खूबी को पा लेना, क्वालिफाइंग अप्रेज एज। तो यू कैन बी मोर हेल्पफुल, नहीं ये तो कई पैसेज में है ही नहीं। यू डेमोन्स्ट्रेटेड पेशेंस वाइल टीचिंग योर जूनियर, नहीं ये भी नहीं है। यूज योर स्किल टू विन एक्सपेरिमेंट स्पोर्ट्समैन, यू हैव टू बी अमेजिंग इन योर वर्क। देखो इसका फर्स्ट ऑफ ऑल ऑप्शन नंबर सी जो होगा, यूज योर स्किल, यूज योर स्किल। तो जो ऑथर है वो बताता है कि हमेशा अपने जो आपके अंदर टैलेंट है उसी को यूज करके एक स्पोर्ट्समैन बन जाओगे अच्छे, आप है ना, एक अच्छे पर्सन बन जाओगे अगर आप ऐसे पढ़ोगे शुरू से लेकर एंड तक। तो पूरे पैसेज में ऑथर बताते हैं कि हमेशा अपने ऊपर विश्वास रखो, अपने टैलेंट को पहचानो और उसके ऊपर वर्क करो, तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो कह रहा है यूज योर स्किल टू बी एन एक्सीलेंट स्पोर्ट्समैन, यानी कि अपनी स्किल का अपनी योग्यता का प्रयोग करो एक अच्छे स्पोर्ट्समैन बनने के लिए। तो क्वालिफाइंग एज प्रेज एज, ये फ्रेज को आपको पहचानना था किस ऑप्शन में बेहतर है।
तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो आपको बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इसमें। आता क्वेश्चन नंबर 8 पर, द फ्रेज टू कट द नेगेटिव इन पैरा 4 मोस्ट नियरली मीन्स, यानी कि आपको ये दी गई लाइन टू कट द नेगेटिव, यानी कि बुराई को खत्म करो, बुराई को खत्म कर दो, काट दो, मतलब काट डालो उसको, है ना। तो इससे हम मतलब इस सबसे इसके करीब कौन सा वर्ड, कौन सी लाइन मैच कर रही है। टू रिड्यूस वेस्टफुल एक्सपेंडिचर, नहीं ये तो मतलब वेस्ट, ऐसी बात तो हो नहीं रही है कि हमें कचरा साफ करना चाहिए, नहीं, सॉरी इसका ए तो नहीं होगा। बी पे आते हैं, टू स्टॉप क्रिटिसाइजिंग, हाँ ये थोड़ा सा लग रहा है चांस है इसके। टू एलिमिनेट चैलेंजेस, ये भी नहीं होगा, पैसेज के अकॉर्डिंग बताना है आपको। टू ह्यूमिलेट समवन, नहीं, तो वी जो ऑप्शन है वो सही। टू स्टॉप क्रिटिसाइजिंग, यानी कि हमें अपनी जो कह सकते हैं नकारात्मकता है उसे ख़त्म कर देना चाहिए। मतलब क्या होता है इसका, कि हमें बच्चों को क्रिटिसाइजिंग करना बंद करना, यानी उनको परेशान, उनको हमें ये कहना कि तुम कुछ नहीं कर सकती लाइफ में, ये सब कहना उनको बंद करना, कि जिससे वो आगे बढ़ सके अपनी लाइफ में, है ना। उनको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए कि मैं कुछ कर सकता हूँ अपनी लाइफ में, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी, टू स्टॉप क्रिटिसाइजिंग, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर, आखिरी क्वेश्चन है आपका MCQ का। लिखा हुआ आई रीड द 5 हेडलाइंस ए और ई, यानी ए से ई तक गिवन नीचे दी गई हैं, उनको आपको पढ़ना था और बताना था। आइडेंटिफाई द ऑप्शन दैट डिस्प्ले द हेडलाइन दैट डज डू नॉट, ये याद रखना, दैट डज यानी कि नहीं करती है, जो यानी कि जो हेडलाइन पैराग्राफ से संबंधित नहीं है। आपको नॉट को याद रखना था, क्योंकि ऐसे क्वेश्चनों में नॉट कह सकते हो कि डेट विल नेवर, इन 2 अक्षरों से पूरा क्वेश्चन का मतलब चेंज हो जाता है ना, तो जिससे इस पैसिव का मतलब नहीं निकलता है, वो बताना था आपको। ओके, देखते हैं। रीड द 5 हेडलाइन, बोलो चलिए पढ़ते हैं हम। न्यू एज पेरेंटिंग, चिल्ड्रन आर रिबेलियस जनरेशन, ओके, चैनलाइजिंग एनर्जी, टीचर आर नेशन बिल्डर, स्किल डेवलपमेंट, कैरियर अहेड। आप देखो, अगर देखोगे आप, टीचर आर नेशनल बिल्डर, क्या देगा, टीचर आर नेशनल बिल्डर, तो ये तो आपका डी ऑप्शन तो होगा। क्यों होगा, अगर टीचर ही नहीं होगे तो बच्चे किससे पढ़ेंगे, किससे अपनी, अगर आप पैसेज में जाओगे तो आपको मिल जाएगा इसका आंसर, है ना, कि टीचर नहीं होंगे तो क्या होगा, है ना, आपको इसमें आंसर मिल जाएगा अपना। आप इस पैसेज में पढ़ेंगे तो आपको जो आंसर है वो मिल जाएगा अपना। ओके, तो देखो डी तो होना, इसमें डी तो होगा ही होगा। अब आते हैं स्किल डेवलपमेंट, कैरियर अहेड, चैनलाइजिंग एनर्जी, इस चिल्ड्रन रिबेलियस जनरेशन, न्यू एज पेरेंटिंग। तो देखो इसमें जो नहीं है हेडलाइन, न्यू एज पेरेंटिंग, चिल्ड्रन आर रिबेलियस जनरेशन, है ना, चैनलाइजिंग एनर्जी, स्किल डेवलपमेंट, कैरियर अहेड। तो यहाँ पे देखो स्किल डेवलपमेंट की बात नहीं हो रही है कि स्किल डेवलपमेंट कर लो, कैरियर आपका आगे है, नहीं, इसमें बात की गई है पेरेंटिंग, न्यू एज, यानी कि अब जो नई चीज पेरेंटिंग वो कैसी हो रही है। चिल्ड्रन आर रिबेलियस जनरेशन, नहीं, चिल्ड्रन कैसा जनरेशन मतलब जी रहे हैं, बहुत बुरा जनरेशन जी रहे हैं वो, यानी कि बहुत ज़्यादा प्रेशर है उनके पास, और पेरेंट्स भी उनको कह सकते हैं कि क्या क्या कर रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो ए बी और डी, ए बी कॉमा डी, ये तो सूट कर रहे हैं पैसेज पे, बट अगर हम बात करें सी और ई पर, चैनलाइजिंग एनर्जी, स्किल डेवलपमेंट, करियर अहेड, तो इसका कुछ मतलब कह सकते हो सेंस नहीं बन रहा है पैसेज से। एनर्जी को खर्च करना, तो इसमें कुछ बात तो हो नहीं रही है एनर्जी को। स्किल डेवलपमेंट मतलब करियर के बारे में कुछ बात नहीं हो रही, इसमें बात हो रही है पेरेंटिंग और चिल्ड्रन जनरेशन के ऊपर। तो ऑप्शन नंबर सी एंड ई, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका। ओके, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। रीड द पैसेज गिवन बिलो, फिर से पैसेज आ गया आपका, तो आपको उसमें भी MCQ करना था। तो लिखा है दीज एक्टिविटीज विल इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, बाय प्रोडक्टिविटी द ऑथर रिफर्स टू, यानी कि आपको लाइन दी गई है दीज एक्टिविटीज विल इंक्रीज प्रोडक्टिविटी,
तो इस यहाँ पे वर्ड है प्रोडक्टिविटी, इसका मतलब क्या होता है। तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग था, बट इसका आंसर जान लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो इसका यूज़ कहाँ किया गया पैसेज में, देखो लिखा हुआ है We are familiar with the usual reasons workers cite for wanting to stay away even after lockdowns have long ended. Flexible schedules, not having to commute, and of course increased productivity. तो यहीं पे प्रोडक्टिविटी का आपका लाइन दी गई है। अब इससे आप क्या समझ रहे हैं ओवरऑल लाइन से। अगर हम यूजुअल रीजन जाने बरकट साइड स्टे अवे इवन लॉकडाउन हैव लॉन्ग फेस्टिवल शेड्यूल्स नॉट हैविंग टू कम्यूट एंड ऑफ कोर्स इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, यानी लॉकडाउन के दिनों भी वर्कर्स थे वो अपने ऑफिस जा रहे थे और काम कर रहे थे, तो इससे क्या हुआ, प्रोडक्टिविटी बढ़ी। अब देखे ना ऑप्शन क्या दिए गए हैं, प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड, ठीक है ये ऑप्शन। इफिशिएंसी ऑफ द एम्प्लॉय नहीं, बी प्रोडक्टिविटी से कुछ लेना देना नहीं है एम्प्लॉय का। टाइम स्पेंड बाय द एम्प्लॉय, सी थोड़ा लग रहा है। नंबर ऑफ एक्टिविटी नहीं, डी। तो देखो आपको ए और सी में क्या होगी, कन्फ्यूजन होगी कि प्रोडक्टिविटी मतलब होता है प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड या फिर टाइम स्पेंड होता है एम्प्लॉय। देखो प्रोडक्ट और प्रोडक्टिविटी इसमें बहुत कन्फ्यूजन रहती है ना, वही पैसेज में आ गया आपका जो कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन था वो आ गया। प्रोडक्टिविटी वही होती है कि हमने एक प्रोडक्ट पे कितना टाइम दिया, कितना समय दिया उसको, है ना, यानी कि हमने उस प्रोडक्ट को कितने टाइम दिया और उस वर्क को उस मतलब इस कुछ काम कर रहे हैं हम, तो हमने उस वर्क को कितना प्रोडक्टिविटी से किया, यानी कि कितना अच्छा टाइम दिया उस वर्क को, है ना। प्रोडक्ट प्रोड्यूस तो अलग बात हो गई, बट इंक्रीज प्रोडक्टिविटी यानी कि टाइम स्पेंड बाय द एम्प्लॉय, है ना। इसलिए हमें क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्या हो जाएगा यहाँ पे, नंबर ऑफ टाइम स्पेंड बाय द एम्प्लॉय, उस नंबर सी, ठीक है। चलिए 2 पे आते हैं। व्हाट चेंज इन द वर्क प्लेस वुड ब्रिंग दोज पीपल बैक टू ऑफिस हु वांट अब्यूजमेंट। देखो अब क्या हो रहा है कि इस पे बताया गया है कि बहुत सारे जो वर्कर्स हैं वो अपने मतलब ऑफिस से मतलब आ गए हैं और अपना होम कवर कर रहे हैं कि घरों में ज़्यादा काम कर रहे हैं। तो ऐसा क्या किया जाए कि जो मतलब होम पे काम करें, घर पर काम कर रहे हैं, वो वापस ऑफिस आ जाएं, वो बैक टू ऑफिस आ जाएं। तो ऐसा क्या किया जाए, उनको लॉन्ग ब्रेक्स दिए जाएंगे, बड़े बड़े लंबे ब्रेक्स दिए जाएं, उनको कॉफ़ी टी फ्री दी जाए, बिल्डिंग एंटरटेनमेंट लॉन्ग या स्पेशियस कॉन्फ्रेंस हॉल। इसको भी आप कॉमन सेंस लगाते तो आपका इसका आंसर बहुत अच्छा मतलब ईजी था। लॉन्ग ब्रेक किसको दो, लॉन्ग ब्रेक थोड़ी जो वर्कर इम्प्रेस होगा, फ्री कॉफ़ी टी दोगे तब भी नहीं होगा। बिल्डिंग मतलब एंटरटेनमेंट थोड़ी जा रहा है क्या, वर्क करने जा रहा है कि वो एंटरटेनमेंट करने जा रहा है। अगर हम उसे एक अच्छा कॉन्फ्रेंस हॉल दें जहाँ पे वो अच्छे से वर्क कर पाए, तो शायद कुछ इसमें चेंजमेंट आ सकती है और शायद अट्रैक्टिव भी होगा। तो जो पीपल होंगे ऑफिस से वो होम से क्या आएंगे, ऑफिस आ जाएंगे। तो इस ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सूट, बिल्कुल परफेक्ट 100% आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ओके चलिए अब आते हैं, ये थर्ड वाला आपका कैसे था क्वेश्चन आंसर था, ये भी आपका कुछ क्वेश्चन आंसर ही था ये भी। अब आते हैं 6th 7th और 8th पर। तो देखो इसमें लिया गया है स्टेट वेदर द स्टेटमेंट गिवन बिलो इज ट्रू और फॉल्स। स्टेटमेंट एक सत्य है फिर असत्य है। द सर्वे रिवील्स दैट पीपल डीपली मिस सोशलाइजिंग इन द वर्क फ्रॉम होम स्टाइल, यानी कि सर्वे पता चलता है कि जो पीपल है यानी कि वो बहुत ज़्यादा तो दूर भाग रहे हैं होम स्टाइल से। ये सरासर फॉल्स है, फॉल्स सरासर क्या है, फॉल्स है। क्यों फॉल्स है, क्यों क्या हो रहा है यहाँ पे बताया गया है कि सर्वे से पता चल रहा है, पैसे पता चल रहा है कि मोस्ट ऑफ द वर्कर है वो ऑफिस से होम जा रहे हैं, ना कि होम से ऑफिस जा रहे हैं ना। तो उन्होंने उल्टा बोल दिया है, वो कह रहे हैं कि इससे कह सकते हो पैसे पता चल रहा है कि जो वर्कर्स हैं वो ऑफिस जा रहे हैं होम के बदले। नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है पूरी, है ना। तो बस ये आपके एमसीक्यू थे इस क्वेश्चन में।
बाकी सारे क्वेश्चन आंसर थे 2-2 मार्क्स के, तो वो तो आपको अपने 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 मतलब अपने अकॉर्डिंग पैसेज के अकॉर्डिंग करने थे। अब हम फिर चलते हैं अपने एक्सट्रैक्ट। ये देखो, ये आपके जो लेटर हेड थे उनका बहुत ईजी आए थे, ये सारा फॉर्मेट अगर कर लेते आप तो भी 1 नंबर तो पक्का था इसमें, है ना। चलिए शुरू करते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर लिटरेचर पार्ट। अब देखो, इसमें फर्स्ट का मैं आपको बताऊंगा और सेकंड का बताऊंगा मैं अगली वीडियो में, है ना। ये बहुत लंबा जो हो जाएगा वीडियो, तो इसलिए फर्स्ट को बता दे रहा हूँ, अगली वीडियो में बताऊंगा मैं सेकंड का। चलिए, लिखा हुआ है अटेम्प्ट एनी वन, तो ठीक है आपको ये करना था उसमें से, तो मैं बता रहा हूँ आपका ए वाला, द रोड साइड स्टैंड से जो दिया गया था आपका क्वेश्चन, है ना। चलिए शुरू करते हैं। लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन हैज द सेम लिटरेसी डिवाइस एज यूज्ड इन आ रोड साइड स्टैंड दैट टू पैथिकली प्लेड। यानी कि ऐसा रोड स्टैंड जो बहुत तो ऐसा अनजान सा है, नहीं कोई उस पर ध्यान नहीं दे रहा है, और पैथिकली मतलब होता है स्ट्रेंज, स्ट्रेंज है ना, स्ट्रेंज। ओके, चलिए ऑप्शन दिए गए हैं ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज, आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड, द ब्रूटल विंड बलीड द ट्री एंड लाइफ इज टू मच लाइक अ पैथलेस बोर्ड। अब देखो, अब इस बताना था आपको कौन सा सही है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द सेम लिटरेसी डिवाइस आर यूज्ड, है ना, लिटरेसी डिवाइस अ रोड साइड स्टैंड दैट टू पैथिकली प्लेड। देखो यहाँ पे कौन सी लिटरेसी डिवाइस हुई है यूज, कौन सी हुई है, पर्सोनिफिकेशन। कौन सी हुई है, पर्सोनिफिकेशन। बताना है कि पर्सोनिफिकेशन हुई है, तो इन चारों ऑप्शन में किस में पर्सोनिफिकेशन हो रही है, इसमें क्या हो रही है, पर्सोनिफिकेशन हो रही है, यानी कि पर्सन के रूप में नॉन लिविंग थिंग्स बोल रहे हैं, पर्सन के फॉर्म में नॉन लिविंग थिंग्स बोल रहे हैं। देखो ये ऑप्शन क्या है हमारा, ऑल द वर्ल्ड्स, तो ये तो आपका नहीं होगा क्योंकि इसमें तो केवल स्टेटमेंट दी गई है। लाइफ इज टू स्मॉल ये भी नहीं होगा, आई वंडर ओनली ये भी नहीं होगा, द ब्रूटल विंड बलीड द ट्री। देखना, द ब्रूटल विंड यानी कि विंड क्या कर रही है, ट्री को बली कर रही है, क्या कर रही है, बली, यानी कि उसको परेशान कर रही है। तो इसमें देखो नॉन लिविंग थिंग्स है विंड, बट क्या अपने एक्शन कैसे कर रही है, लिविंग थिंग्स जैसे, लिविंग थिंग्स जैसे। तो ये क्या हो गया हमारा, एक टाइप से पर्सोनिफिकेशन हो गया। क्या हो गया, पर्सोनिफिकेशन। पूछा गया है द सेम लिटरेसी डिवाइस ना, लिटरेसी डिवाइस क्या होते हैं, जिसमें हमारे जो रिद्म होते हैं पोएम के, या कह सकते हो ह्यूमिलेशन होता है, वो अच्छा बढ़ जाता है और रीडर्स को पढ़ने में भी एंजॉय आता है, तो वो होते हैं पोएट्री डिवाइस। ओके, ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा हो जाएगा, सी, करेक्ट। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट अप्लाई कन्वेज द पोएट्स पॉइंट ऑफ व्यू विथ रेफरेंस टू द एबव एक्सट्रैक्ट। अब बताना है आपको कि ऐसा सिलेक्ट ऐसा विकल्प मतलब फाइंड करिए कि बताता है कि पॉइंट ऑफ व्यू क्या है यहाँ पे पोएट का, है ना। तो आर द रोड साइड स्टैंड इज पुट अप विद द पर्पस टू, यानी कि बताना है कि रोड साइड स्टैंड रोड पे क्यों लगे रहते हैं, किस पर्पस से लगे रहते हैं। डिस्प्ले फ्रूट दिखाने के लिए, टू स्टॉप द ट्रैफिक रोकने के लिए, टू डू बिजनेस करने के लिए, या फिर टू इंटरेक्ट विथ सिटी पीपल। अगर हम पैसे में देखें, द लिटिल ओल्ड हाउस वॉज out with a little new shed in front of the edge of the road where the traffic sped, a roadside stand that to perfectly paid, it would not be fair to save for a dole of bread, but for some of money the cash fool who supports the flower cities from sinking and bedrick faint। अब देखो रोड साइड स्टैंड पर्पस क्या होता है, इनको ट्रैफिक रुकने का नहीं होता, फ्रूट तो खाने नहीं होता, बिजनेस करेगा नहीं होता। अब सिटी पीपल से इंटरेक्ट करना चाहते हैं कि सिटी पीपल उनका सपोर्ट करें, है ना। सिटी पीपल उनका सपोर्ट करेंगे तो उनका बिजनेस बढ़ जाएगा, है ना। देखो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है आपका, टू यानी अपना जो लोग आते हैं वो अपना बिजनेस करने के लिए आते हैं, बट आपको एक पैसे में दिया गया है। मेनली होता क्या है, जो आपके रोड में लगे रहते हैं ना ऐसे, मतलब तो इसके कहते हो ठेले, है ना, सब्जी वाले, फ्रूट्स वाले, तो
लगे रहते हैं कि सिटी जो पीपल हैं, सिटी वाले, उनका सपोर्ट करें, वो क्या करें, सपोर्ट करें, जिससे उनका भी नाम मतलब सारे लोगों को जाने पहचाने। आपको जानते नहीं है तो सब अनजान है उनसे कि कौन है ये रोशन को, मतलब उनको हटाओ यहाँ से, है ना, कोई उन पर ध्यान नहीं दे रहा है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो होगा, टू इंटरेक्ट विद द सिटी पीपल, वो आपको एकदम करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। ओके, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। थर्ड वाला आपका मतलब उसी से था आंसर, क्वेश्चन आंसर, तो आप अपने खुद से आपको करना था इसका। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद रेफरेंस टू द एक्सट्रैक्ट। द वर्ड पैथेटिकली रिफ्लेक्ट्स द कंडीशन ऑफ द रोड साइड स्टैंड। तो ये तो थोड़ा सिंपल था, मतलब अनजान है या फिर कह सकते बुरी है, तो ना स्ट्रेंज या फिर बैड या फिर बर्स्ट वर्स्ट, तीनों ऑप्शन आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे। ओके, आता है क्वेश्चन नंबर हमारा 5 पर। ट्रू फॉल्स बताने थे। बाय फ्लावर ऑफ सिटी द पोएट रिफर्स टू द गार्डन इन सिटीज। बिल्कुल सही बात है, ये तो बिल्कुल ट्रू है, बिल्कुल ट्रू वर्ड है ये। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। बेस्ड ऑन द राइम स्कीम एविडेंट इन लाइन्स 1 से 4 विच वर्ड विद राइम विद लाइन 2। यानी कि राइम स्कीम पे आधार पर बताना है आपको कि 1 से 4 मतलब लाइन्स में विच वर्ड वुड राइम विद लाइन 2, यानी कि कौन सा लाइन 2 के साथ क्या करेगा, राइम करेगा। आते हैं क्वेश्चन आप अपने इस पर। द लिटिल ओल्ड हाउस वॉज पुट आउट विद द लिटिल न्यू शेड इन फ्रंट ऑफ द एज ऑफ द रोड वर द ट्रैफिक स्पेड। अब देखे ना, क्या लिखा हुआ 1 से 4 तक लाइन 2 के साथ करेगा। हाँ देखो, सैड ट्रैफिक स्पेड, तो आप बताना है कि इसमें कौन सा करेगा 2 के साथ। सैड, स्पेड, प्लेड, ब्रेड। लाइन 2 में क्या दिया है आपको, स्पेड, क्या दिया गया है आपको, स्पेड। तो स्पेड के साथ कौन करेगा, बहुत इजी था ये तो, फ्लैड करेगा, फ्लैड है ना, फ्लैड ही मतलब स्पेड, फ्लैड, ब्रेड, ये सारे क्या है, ये सारे रैमिंग कर रहे हैं। बट अगर देखोगे सीन, पार्ट, तो ये क्या है, ये सारे डिफरेंट वर्ड्स हैं। बट क्या हुआ, रैम मतलब इनके साथ जोड़ कौन खाएगा, तो कौन खाएगा, लाइन 2 में आखिरी शब्द क्या है लाइन 2 में, स्पेड। तो स्पेड के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा यहाँ पे, फ्लैड। ओके, चलिए अब आते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर, आपको मैं कराऊंगा ये अगली वीडियो में, है तो इसको आप कर सकते हो कि रख लीजिए कुछ देर के लिए, कुछ दिनों के लिए। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। अटेम्प्ट एनीवन, है ना, ये करना था आपको। चलिए सेलेक्ट द अप्रूव्ड ऑप्शन। साउंड्स केम नियरर एंड नियरर, साउंड्स केम नियरर एंड नियरर। तो इस वर्ड से आपको क्या पता चलता है, ये पता चलता है। डिस्क्राइब द इंक्रीज इन वॉल्यूम, एड सस्पेंस एंड एग्जाइटी टू रीडर्स, रिफ्लेक्ट्स द थॉट ऑफ द स्पीकर, या फिर ऐसी मतलब ऐसे ही फालतू का ये नरेटिव है। देखो इसमें ऑप्शन नंबर सी जो है, रिफ्लेक्ट्स द थॉट ऑफ द स्पीकर, यानी कि वो सोच रही थी कि साउंड्स मतलब आप हमारे पास आ रही है, तो इस क्या है, स्पीकर थॉट ही तो है, स्पीकर ही तो कह रही है ये सारे शब्द, तो उसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। ओके, चलिए तो देखो, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, जो आपको पुस्तक करना था आपको इस क्वेश्चन आंसर वाला। थर्ड पे आ जाते हैं। व्हाट डू यू इन्फर्ड फ्रॉम द फर्स्ट लाइन ऑफ द एक्सट्रैक्ट। इट वॉज हर फर्स्ट डे इन स्कूल, she didn't want to get caught, she was unprepared for the lesson, she preferred to be by herself। देखो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आ जाएगा बी, she did not want to be get caught, यानी कि वो चाहती नहीं थी कि वो पकड़ जाए, किस पकड़ जाए, अपनी फ्रेंडों से, है ना, क्योंकि पकड़ जाएगी तो वो उनको करेगी कि मतलब डाउन स्टेयर्स पे या फिर चेयर पे वो उसको घसीटेगी, है ना, उसको मतलब ये हो जाएगा। खोर पे आते हैं। स्पीकर हुडविंक्ड द पीपल लुकिंग फॉर हर, बिल्कुल ट्रू है, बिल्कुल ट्रू है ये स्टेटमेंट। ओके, तो अब हम आ जाते हैं, ये आपका जो बी पार्ट है वो कराऊंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में, है ना, तो इसको आप थोड़ा सा कर सकते हैं, थोड़ा सा कष्ट कर लीजिए आप लोग। ओके,
चलिए क्वेश्चन नंबर अब आते हैं हम 9 पर। अटेम्प्ट एनी वन एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट। द टोन ऑफ मिस्टर हेमिल इन द एबव लाइन इज दैट ऑफ। कहाँ लिखा है ये वर्ड? एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट। I heard Mr. Hemen say to me, I want to scold you, little Franz. You must feel bad enough to see how it is. Every day we have said to ourselves, wah, I have plenty of time, I'll learn tomorrow, and now you see where we come out. यानी कि बताना है कि वो क्या आप कहते हैं कि आओ हम चलते हैं जहाँ पे मतलब अब हम देखोगे तुम जहाँ पे हम आ चुके हैं, है ना। तो रिग्रेट करने की बहुत ज़्यादा दुखी हैं, खुश हैं, एंथ्यूज होने की बहुत ज़्यादा कह सकते हो ग्रेटिट्यूड थैंकफुल से भरे हुए हैं एंड दयालु हैं। देखो अगर आप पूरी पढ़ोगे तो रिग्रेट है ना कि वो मतलब दुखी हैं कि तुम्हारा भी मुंह क्या है, मतलब कह सकते हो तुम्हारा भी मुंह कैसा है, खराब है, मेरा पैर टूटा हुआ है। तो कह सकते हैं रिग्रेट फील कर रहे हैं कि ऐसा भगवान ने हम लोग क्यों बनाया, है ना। भगवान ने हमें ऐसा क्यों बनाया कि तुम्हारा पैर टूटा हुआ है, सॉरी मेरा पैर टूटा हुआ है, तुम्हारा जो फेस है वो ख़राब हो चुका है। तो वो कह सकते हो दुख में है, वो एक टाइम पे आके वो दुख में है। नॉट हैप्पी तो होंगे नहीं कि वाह मेरा तो पैर टूटा हुआ है, एंथुसियाज्म भी नहीं होंगे, काइंडनेस नहीं होंगे। रिग्रेट बहुत अच्छा सूटेबल वर्ड लग रहा है फ्रेज के लिए। ओके क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच आवर सेल्स विथ। यानी कि हमारे पास बहुत अच्छी डील है कि अपने आप को हम लड़ सकें अपने आप के लिए। तो कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो मीनिंग ऑफ रिप्रोच एज रिफ्लेक्टेड इन द अबव लाइन, यानी कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो बताता है कि रिप्रोच की मीनिंग किस में सही है। द प्लेयर रिसीव्ड ए रिप्रिमांड फॉर ब्रीच ऑफ रूल्स। नहीं ये तो नहीं होगा, ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, सॉरी ये तो नहीं होगा। The students approached the management with a demand for new canteen. The clerk received a letter of appreciation for immediate. She could not find a way to broach the subject with her boss. We have all a great deal to reproach ourselves with, है ना, to reproach ourselves with, यानी कि अपने आप को हम कैसे कर सकते हैं, अपने आप को हम मतलब कह सकते हो कंटिन्यू अपने आप को हम अप्रोच कर सकते हैं, यानी कि अपने आप को हम बिलीव कर सकते हैं, अपने आप को हम मोटिवेट कर सकते हैं। तो अप्रोच द मैनेजमेंट विद द डिमांड फॉर न्यू द रिसीव्ड लेटर एप्रिसिएशन द प्लेयर रिसीव्ड रिप्रिमांडिंग। अगर आप देखोगे यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है, सी कुड नॉट फाइंड अ वे टू ब्रोच द सब्जेक्ट विद हर बॉस, है ना, कि उसमें इतना क्या नहीं था, अप्रोच नहीं था कि वो अपने बॉस से लड़ सके, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे री अप्रोच मीनिंग को सही दर्शाया गया है डी ऑप्शन में। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था ये ऑप्शन नंबर 2, तो इसको आप अभी कुछ डाउट में, लेकिन मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 3 पे आ जाते हैं। ट्रू फॉल्स बताना था। मिस्टर हेमिल एंटर्स विद द बिलीफ दैट देयर इज प्लेंटी ऑफ टाइम टू लर्न देयर लैंग्वेज। नहीं ये तो गलत ऑप्शन है, बिल्कुल गलत ऑप्शन है, ये बिल्कुल गलत ऑप्शन है, फॉल्स है। ओके चलिए 4 पे आ जाते हैं। यू मस्ट फील बैड इनफ थ्रू दीज वर्ड्स मिस्टर हेमिल एक्स द पीपल दैट पीपल जो कैसे हैं, वो कैसे हैं जो कि जजिंग है, जजिंग पीपल, यानी कि जो पीपल शक्ल को देखकर जज करने लगते हैं कि ये तो मतलब उनका फेस गंदा है तो ये अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकता। तो बताते हैं कि जो पीपल जो जज कर लेते हैं उनके लिए तुम यू मस्ट फील बैड इनफ, उनके बारे में तुम्हें बुरा सोचना ही चाहिए। ओके चलिए Land from the attack refuses the theme of the Pareto in the story reports of London one of the phrase ports of suggest। तो ये सारे ऑप्शन क्या थे आपके, क्या थे, पैसे थे। तो ये हो गया हमारा सेट नंबर 1142 कि MCQ, है ना। अभी आपका 1-2 क्वेश्चन बचे हैं तो करूँगा अगली वीडियो में। और अगर आपको और चाहिए ऐसी वीडियो तो लाइक करें एंड कमेंट्स ऑल्सो कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू सून।